हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, जिस भी समय आप देख रहे हो वीडियो। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो भाई ये जो चैप्टर है इसकी इंपॉर्टेंस अगर मैं अकॉर्डिंग टू नीट आपको बताऊं तो इसमें से रेयरली क्वेश्चन आता है, बट ऐसा मान के चलो कि ऑन एन एवरेज अगर पकड़ें तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन 4 नंबर बड़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वैसे ये चैप्टर बड़ा इजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत है। बड़ा इजी चैप्टर है जो कि हम अर्लियर जो पहले की क्लासेस हैं उनमें भी हम पढ़ चुके होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो इसमें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन के बारे में बताया गया है। ये जो टर्म लाइफ स्पैन है ये क्या होता है? लाइफ स्पैन, नो व्हाट इज दिस लाइफ स्पैन? मैं अगर लाइफ स्पैन को डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो मैंने क्या बोला? इट इज टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका मुझे आपको मतलब बताना है, नेचुरल। आप हमको नेचुरल का मतलब बताना चाह रहे हो? पता नहीं है क्या हमको? यहां पर नेचुरल का मतलब क्या है वो समझने वाली बात है। यहां पर बर्थ टू डेथ ही लिख देते हैं, नेचुरल डेथ क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर ये जो डेथ होती है ना, ये वो डेथ वो होनी चाहिए जो नेचुरली हो। जैसे मान लो एक इंसान है, पैदा हुआ, उसकी ऑन एन एवरेज एज मान लो कि वो बूढ़ा होके 85 का होकर के मरता, ठीक है, लेकिन बीच में 42 की एज में उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया वो, ठीक है। तो क्या इसको पूरा लाइफ स्पैन बोलेंगे कि यार उसका मतलब कि ऐसे बोल देंगे कि ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन 42 ईयर है? नहीं बोल सकते ना। ये हम क्या बोलते हैं, हम बर्थ टू नेचुरल डेथ की नेचुरली उसकी बॉडी कमज़ोर होने लगे, सेनेसेंट फेज आ जाए उसकी, नेचुरली मरे वो, तो वो लाइफ स्पैन बोला जाता है। ओके, अब जो लाइफ स्पैन है वो साइज पर डिपेंड नहीं करता, ऑर्गेनिज्म की साइज पर डिपेंड नहीं करता। मैं एक बात यहाँ पर लिखता हूँ कि लाइफ स्पैन doesn't depend on साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म की साइज पर ये डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जांपल, आपके जो एनसीईआरटी के अंदर दूसरा पेज है ना, ऐसे रिप्रोडक्शन लिखा, फिर जो अगला पेज पे उस पर पूरे में डायग्राम दिए हैं कुत्ते बिल्लियों के, तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन दिए गए हैं। तो उनमें अगर आप कंपैरिजन करते हो, एक तो आप पैरट को देखना और एक वहीं पर आप क्रो को देखना। क्रो का लाइफ स्पैन होता है 15 साल का और पैरट का होता है 140 ईयर्स का नियर अबाउट। तो एक बात बताओ, दोनों की साइज तो लगभग सेम है लेकिन लाइफ स्पैन में देखो कितना अंतर है, ठीक है। वैसे आप मैंगो ट्री का देखना, मैंगो का वहाँ नहीं दिया लेकिन मैंगो का लाइफ स्पैन कम होता है एज कम्पेयर टू बैनियन ट्री दोनों सेम साइज के होते हैं, लेकिन बैनियन ट्री का 300 to 500 ईयर लाइफ स्पैन होता है। वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्पैन जो आप ध्यान में रख सकते हैं, जेनेटिक्स में भी काम आएगा, वो है फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला का। वो कितना होता है? 1 से लेकर 2 हफ्ते तक फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला जीवित रहती है, ये उसका लाइफ स्पैन है। ओके, सो ये वो आपको कंपैरिजन वहाँ से कर सकते हो कि ऑर्गेनिज्म की साइज पर डिपेंड नहीं करता लाइफ स्पैन। ओके, सो ये बात अपनी होती है लाइफ स्पैन के बारे में। अब लाइफ स्पैन किसी का कुछ भी हो लेकिन डेथ तो सर्टेनिटी है, हर ऑर्गेनिज्म की डेथ तो होनी है, ये तो बड़ी पक्की बात है, डेथ होनी है। तो डेथ होनी है तो इसके लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, बड़े गौर से देखना, तुम्हारी चौड़ी हो जाएंगी आंखें, देखना। मैं लिख दूं ऑल ऑर्गेनिजम्स डाई एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स।
तुम्हें पता है यहाँ पर एनसीईआरटी में तुम्हें कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है कि डेथ इज सर्टेनिटी एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स डाई एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो उसको बहुत ही बड़े दिमाग लगा के उसको समझने की ज़रूरत है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वहाँ से कि भाई नो वन इज़ इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है ये इमॉर्टल कैसे होते हैं, वाई दे आर इमॉर्टल। तो इसका एक रीज़न होता है कि ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर द जर्म प्लाज्म एंड सोमेटोप्लाज्म is not differentiated। लोग ये बोलते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में जर्म प्लाज्म एंड सोमेटोप्लाज्म नॉट डिफरेंशिएटेड, दैट्स व्हाई दे आर इमॉर्टल। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो जैसे मान लो ये यीस्ट है, तो ये बाइनरी फिजन से, या मान लो अमीबा है ये, तो अमीबा मान ली मैंने, अमीबा है ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो ये बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगा, दो नई छोटी अमीबी बना लेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पेरेंट अमीबा है क्या ये मर गया? मरा तो नहीं, क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म था, इसकी जितनी भी चीज़ें थी इसने बंटवारा कर दिया, आधी तो इसके पास आधी इसके पास है, मतलब ये मरा तो नहीं मरा। इसका जो सोमेटोप्लाज्म है, यानी ये एक ही सेल सारे काम करती है, यही सोमेटिक सेल है और यही जर्म सेल है। तो सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म डिफरेंशिएट नहीं होता, ये आगे से आगे पास होता रहता। अब ये सेल है, ये थोड़ी ना मरेगी, फिर ये डिवाइड कर लेगी, फिर इसका साइटोप्लाज्म इन दोनों इनके बच्चों में आ जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड नहीं होते, तो इसी कारण ये कभी मरते ही नहीं है। इनका तो यही जो चीज़ है ये पास होती रहती है आगे से आगे, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन का क्वेश्चन था, वो तो आजकल बंद हो गई एम्स, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का, रीज़न आपको इसका पता होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी जो लाइफ स्पैन के बारे में हमने बात कर ली। अब अपन बात करने वाले हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, या पहले मैं हेडिंग डाल दूं यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में। मैंने बोल दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो ज़रा देखो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि रिप्रोडक्शन इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये ऐसी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी स्पीशीज़ को, अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग डेवलप करता रहता है, जिससे उसकी स्पीशीज़ कंटिन्यू रहती है, ठीक है। सो ये बड़ी कोई लिखने की ज़रूरत है नहीं खास, आपको पता है कि रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, ओके। अब ये रिप्रोडक्शन जो है ये दो टाइप का होता है, एक तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास, और दूसरे नंबर पर है यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इनके बीच में मैं वो नहीं करूँगा, आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। आपको पता ही है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है, बताओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स बनते हैं, राज की बात बताऊँ यहाँ पर गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स फ्यूज़ होकर के फर्टिलाइजेशन करके क्या बना देते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट आगे नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डिवाइड कर लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट बनते हैं क्या, बोलो? नहीं बनते। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स नहीं बनते, लेकिन एक स्पेशल केस है यहाँ पर, अगर गैमीट बन भी जाए तो देखो, वैसे तो गैमीट बनते नहीं है, लेकिन अगर गैमीट बन भी जाए तो एक गैमीट बनता है, ठीक है, केवल एक गैमीट बनता है, और वो गैमीट कोई फर्टिलाइजेशन करता नहीं है, वो खुद ही डेवलप करके नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये यूनिपेरेंटल होता है, ये जनरली कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली बाई पेरेंटल, दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। अब यूनिपेरेंटल है तभी तो, जैसे मान ले अगर इसके अंदर यूनिपेरेंटल है तो ये जो पेरेंट है इसने गैमीट बनाया, अब ये गैमीट फ्यूज तो किससे करेगा, नहीं, खुद ही नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, फिर ये गैमीट प्रोड्यूस नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो ऐसा बोला जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू यंग वंस विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक है।
ये यूनिपेरेंटल है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो मैं बोलूँगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन्स बनते हैं, यहाँ पर क्लोन्स नहीं बनते। अच्छा, क्लोन का मतलब क्या होता है बताना जरा। क्लोन का मतलब ऐसे ऑफस्प्रिंग जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दोनों सिमिलर हो। देखो ये इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एकदम ऐसे होता है कि अगर आपने पेरेंट को फोटोकॉपी मशीन में डाला है तो वैसी बहुत सारी कॉपियां बन जाती हैं। तो लाइक दिस उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर तो क्या होता है, यहाँ पर तो वेरिएशंस आ जाते हैं, यहाँ पर तो वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर तो वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। क्यों? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण। ये आपने नहीं, जेनेटिक्स में आप इसको पढ़ोगे, पढ़ा तो नहीं होगा आपने। तो यहाँ पर क्या होता है, वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लोन्स नहीं बनते। अब अच्छा ऐसे होता है क्या कि जैसे मान लो कि सुरेश है और उसका बेटा बना रमेश, और सुरेश और रमेश दोनों एक जैसे दिखते हैं। सर होता तो ऐसा, नागिन में देखा था, वो सीरियल में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। तो ऐसे नहीं होता कि जो पेरेंट है उसकी एग्जैक्ट कॉपी उसका बेटा हो, एकदम हम शक्ल टाइप्स। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वेरिएशंस आ जाते हैं। वेरिएशंस के कारण अलग थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, सो क्लोन्स यहाँ पर नहीं बनते, क्लोन्स यहाँ पर बन जाते हैं। मतलब जेनेटिक सेम होगी, सेम टू सेम फोटोकॉपी होगी, डीएनए सेम टू सेम होगा, जेनेटिक मटेरियल सेम टू सेम होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा कहीं भी। यहाँ तो चेंज होता है। मॉर्फोलॉजिकली भी एकदम डिक्टो कॉपी होंगे। तो ये मैंने आपको कुछ बताया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। एक और इसमें मैं ऐड कर दूं क्या, कि यहाँ पर तो क्या होता है, माइटोसिस होता है और यहाँ पर मियोसिस होता है। डिवीजन के टाइम पर यहाँ पर मियोसिस होता है, यहाँ पर माइटोसिस होता है। ये छोटी मोटी बातें हैं जो प्रोबेबली आपको पता होंगी, आप रिवीजन ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अरे इसको डिटेल में पढ़ना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ क्या है, सुनो। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन, तो एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होंगे कि एक तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है रे बालक, मेंटेन रहती है। और दूसरे नंबर पर वेरिएशंस बनते हैं। लेकिन ये किस में होता है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वेरिएशन वाला काम, ठीक है। तो वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। अब ये वेरिएशन क्या काम करते हैं, वो आपने नेचुरल सिलेक्शन, जब आप इवोल्यूशन में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि नेचर फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता है। ये वेरिएशन उसके लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। वेरिएशन से ऑर्गेनिज्म को एडवर्स कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो ये हुए एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी बातें हमने यहाँ डिस्कस कर ली थी। इसमें मैंने आपको क्लोन के बारे में भी बता दिया कि कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लोन का, इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एकदम क्लोन्स होते हैं, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बेसिक सारी सारी ले ली। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन, अच्छा आपको जो याद यहाँ पर बात रखनी है वो रखनी है कि बाइनरी फिजन किस में होता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। ओके, समझ में आ रहा है, अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन के अंदर क्या है, सिंपली ये ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, बस कंप्लीट। दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, यानी टूटना। एग्जाम्पल यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं आपको बडिंग बताता हूँ। बडिंग एग्जाम्पल बताना जरा। एग्जाम्पल होंगे यीस्ट एंड हाइड्रा, भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यीस्ट और इसमें हाइड्रा भी इंक्लूड कर सकते हैं। तुम्हें पता है हाइड्रा के अंदर फ्रेगमेंटेशन भी होता है।
अच्छा एक बात बता देता हूँ, बडिंग के अंदर क्या हो रहा है, बडिंग के अंदर क्या होता है, बडिंग के अंदर जैसे मैंने ये यीस्ट लिया, ठीक है, इसमें एक स्मॉल आउटग्रोथ सी डेवलप होती है, ठीक है, ये स्मॉल आउटग्रोथ सी डेवलप हो रही है। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो आउटग्रोथ है, इसके बाद में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये न्यूक्लियस एलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद में ये इस बड के अंदर थोड़ा थोड़ा चला जाता है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, वही होता है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, एक न्यूक्लियस इसको मिल गया, एक यहाँ आ गया। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये बड धीरे धीरे जैसे डेवलप हो जाता है तो वैसे ये डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट की बॉडी से, दैट इज़ कॉल्ड बडिंग। उसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन ये किस में होता है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, हाइड्रा में होता है और एक स्पाइरोगायरा में भी होता है। लिख दूं क्या, स्पाइरोगायरा के अंदर भी होता है ऐसा। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, तो मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, तो ये अगर मान लो कि इसको पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, 2 पार्ट्स में इसको तोड़ दिया जाए, तो जैसे मान लो कि ये टूट गया 2 पार्ट में, तो जो बचा हुआ ऑर्गेनिज्म है वो नया स्पाइरोगायरा बना लेगा, मतलब नया अपना पूरी बॉडी है वो फॉर्म कर लेगा अगर बीच में से इसको तोड़ दिया जाए तो। और अब हम पढ़ते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन के अंदर क्या होता है, ज़रा एक बार रीजनरेशन के एग्जाम्पल बताना तुम। रीजनरेशन के एग्जाम्पल बताओ, रीजनरेशन के अंदर क्या होता है। तो रीजनरेशन का एग्जाम्पल आपने सोच लिया होगा, बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि बड़ी सेम चीज़ है। अगर आप एनसीईआरटी में लिखा हुआ देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन बड़ी सेम चीज़ें होती हैं। फ्रेगमेंटेशन वहाँ पर दे रखा है कि हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन भी होता है ना, हाइड्रा में वहाँ पर फ्रेगमेंटेशन भी दिखा रखा है। और स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा के अंदर भी होता है रीजनरेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। फ्रेगमेंटेशन के अंदर बॉडी कहीं अब फ्रेगमेंट्स में टूटती है और नया ऑर्गेनिज्म, दोनों फ्रेगमेंट्स अलग अलग डिवाइड कर मतलब अब नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। और रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में ये होता है कि जो स्पेशली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जैसे कोई पार्ट लॉस्ट हो जाता है, उनका पार्ट कट जाता है, तो उसकी जगह नया पार्ट डेवलप हो जाता है, दैट इज़ रीजनरेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप लिजार्ड में देखते हो, तो लिजार्ड के अंदर क्या होता है कि उसकी पूंछ कट जाती है, थोड़ा टाइम बाद नहीं पूंछ आती, दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। इसको फ्रेगमेंटेशन हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा रीजनरेशन में शो करता है कई बार। तो ये कुछ हमने देखे कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मोड्स हैं। इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं, इसके अलावा और हम देख सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि किस में देखा जाता है, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, फंजाई, लोअर ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिनको बोला जाता है स्पोर्स। और ये स्पोर्स सराउंडिंग में लिबरेट होते हैं और उसके बाद में हर एक स्पोर नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इनको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई जैसे एक दाना है वो जाकर के नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, ठीक है। सो स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर्स है ना, ये जो अपनी एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे, देखो मैं अगर आप दिखाऊँ यहाँ पर, ये जो पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 6 पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं। यहाँ पर ये जो पहले नंबर पर ये जो पहला जो है ये तो है ज़ूस्पोर, और दूसरे नंबर पर आपको क्या दे रखा है, कोनिडिया। एंड हेयर हाइड्रा के अंदर आपको शायद बडिंग दे रखी है, और उसके बाद में ये जेम्यूल इन स्पॉन्जिला। तो ये ज़रा आप डाइग्राम ज़रा अच्छे से देखिए आराम से, और फिर उसके बाद में ये समझिए। देखो क्या होता है कि जो ये ऑर्गेनिज्म है, मैं पहले इसको रब कर देता हूँ, स्पेस अच्छे से चाहिए होगा हमें। तो ये जो स्पोर्स हैं ये अलग अलग होते हैं, कई मोटाइल स्पोर्स भी होते हैं, कई नॉन मोटाइल स्पोर्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पर मोटाइल स्पोर जो है वो हमें यहाँ पर दे रखा है क्या, ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर एक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं जिसको बोला जाता है ज़ूस्पोरेंजियम, जिसको बोला जाता है ज़ूस्पोरेंजियम। और ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर ज़ूस्पोर्स डेवलप होते हैं। और ये ज़ूस्पोर्स पता है कैसे होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। इनकी विशेषताएं मैं बताऊं, एक तो ये मोटाइल है, ये एंटीरियरली बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, एंटीरियरली बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब आप देख पा रहे हो 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है इनके अंदर, ठीक है।
दो फ्लैजिला इनके अंदर प्रेजेंट है। दीज दो स्पोर्स आर एंटीरियरली बाइफ्लैजिलेटेड। तो ये क्या है, ये मोटाइल स्पोर्स हैं। अच्छा, ये मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट किस में होते हैं, ये मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट किस में होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन क्लेमाइडोमोनाज। क्लेमाइडोमोनाज ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनाज के अंदर ये जू स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इन जू स्पोर्स के थ्रू होता है। जू स्पोर्स बनते हैं, ये रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में और ये जा करके फिर नया क्लेमाइडोमोना बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए मोटाइल स्पोर्स। अब मैं आपको कुछ नॉन मोटाइल स्पोर्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपके सामने स्ट्रक्चर बनी हुई होगी कुछ ऐसी 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 कुछ ऐसी 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 कुछ स्ट्रक्चर बनी होगी। यहाँ पर ये जो टिप पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स, इनको बोला जाता है कोनिडिया, ठीक है। और ये डेवलप होते हैं, कोनिडिया डेवलप एट द टिप ऑफ कोनिडियोफोर। जैसे ये स्पोरेंजियम में डेवलप हो रहे थे, डेवलप एट द टिप ऑफ कोनिडियोफोर, ठीक है। अब ये जो कोनिडिया होते हैं, पहली बात तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोनिडिया जो है ये बेसिपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ये बेसिपिटल मैनर में अरेंज होते हैं। बेसिपिटल मैनर समझ रहे हो। जैसे इसके अंदर क्या होता है कि जो बेसिपिटल ऑर्डर मतलब कि जो पुरानी चीज़ है वो तो ऊपर की तरफ है और नई चीज़ नीचे की तरफ है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर ये कोनिडिया बन रहे हैं तो बन के ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर वाला ओल्डेस्ट है तो ये ऊपर की तरफ है और नए बन रहे हैं वो नीचे की तरफ है, तो ये बेसिपिटल ऑर्डर होता है। अगर मान लो ऐसे होता पुराने वाले नीचे होते हैं और ऊपर वाले नए ऊपर से बन रहे हैं, ऊपर नए बन रहे हैं, तो ये एक्रोबिटल ऑर्डर हो जाता है। जैसे आपने मॉर्फोलॉजी के अंदर इसको पढ़ा होगा ना, मॉर्फोलॉजी में एक्रोबिटल और बेसिपिटल मैनर के अंदर कैसे उसमें फ्लावर्स अरेंज्ड होते हैं, रेसिमोज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, ठीक है। तो ये हमने दो ये स्पोर्स पढ़े। उसके अलावा मैंने आपको बडिंग बताई थी। अच्छा हाँ, एक चीज़ बच गई ना, इसमें कोनिडिया के एग्जाम्पल क्या है, कौन शो करता है कोनिडिया, बताओ। कोनिडिया आर शोन, कोनिडिया अगर ये जो स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इट इज़ शोन बाय कोनिडियो। अरे यार मुझे तो याद नहीं आ रहा, तुम तो बता दो, बोलो। कोनिडिया किस में प्रेजेंट होता है, पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम के अंदर प्रेजेंट होता है। पेनिसिलियम के अंदर कोनिडिया प्रेजेंट होता है। पेनिसिलियम क्या है, एक फंजाई है। पेनिसिलियम एक फंजाई है। याद कैसे रखेंगे इसको, ये कोनिडिया, पेन, मेरे पास पेन कोनी, पेन कोनी, पेन कोनी, पेन नहीं है, पेन कोनी, पेनिसिलियम, इसमें क्या प्रेजेंट है, कोनिडिया और क्लेमाइडोमोनाज जूस्पोर, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है बडिंग का, ठीक है, बडिंग इन हाइड्रा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर बता रखा है जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज, ठीक है। तो ये जेम्यूल की कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर ये जो इसकी ओपनिंग होती है इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। और यहाँ पर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, आप एनसीईआरटी में देखेंगे। ये जो बहुत सारी सेल्स हैं ये क्या हैं, ये आर्कियोसाइट्स हैं, आर्कियोसाइट्स हैं। ये आर्कियोसाइट्स माइक्रोफाइल के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में लिबरेट होती हैं और फिर नए स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा ये क्या है, ये दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जेम्यूल। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जेम्यूल। और जेम्यूल, ये स्ट्रक्चर को जेम्यूल बोला जाता है। जेम्यूल का एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्ज। जो स्पॉन्जेस हैं उनके अंदर जेम्यूल इज स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको शो करता हूँ, हमने जो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी पेज नंबर 5 से, पेज नंबर 5 का ये जो पोर्शन है ये पढ़ा पूरा का पूरा। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ समझ में नहीं आई, यहाँ पर आपको लग रहा होगा मैंने एक चीज़ छोड़ दी, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि प्रोटिस्ट और मोनेरियंस के अंदर सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन एक ही बात है। देखो मोनेरियंस एंड प्रोटिस्टियंस, मोनेरियंस प्रोटिस्टियंस ये क्या है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में। और लोअर ऑर्गेनिजम्स में आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा कि वहाँ पर जैसे मान लो इनकी यही सेल होती है, यूनिसेलर होते हैं, तो ये सेल है, तो मान लो इस सेल ने डिवाइड किया, ठीक है, दो नए ऑर्गेनिजम्स बना लिए।
तो अब क्या हुआ है, आप क्या बोलोगे यहाँ पे एक तो सेल डिवीजन हुआ है, और सेल डिवीजन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन हुआ है। और एक चीज़ आपने पढ़ी थी ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीजिंग नंबर आर टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो अगर कहीं पर इन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हुई है, यहाँ पर ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ यहाँ पर हुई है, तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन होना, ग्रोथ होना, सेल डिवीजन होना, ये इनके अंदर मोनेरियंस प्रोटिस्टियंस के अंदर एक ही बात है। दीज आर सिनोनिमस इवेंट्स, इनको बोला जाता है सिनोनिमस इवेंट्स, इनको बोला जाता है सिनोनिमस इवेंट्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, सिनोनिमस इवेंट्स। या फिर कई लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाइन के अंदर क्या होता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, आर म्यूचुअली इंक्लूसिव या फिर सिनोनिमस इवेंट्स, मतलब एक ही बात है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सो हमने पेज नंबर 5 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया भाई साहब। उसके बाद में अगर मैं आपको शो करूं, पेज नंबर 6 पर हमने ये स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को देख लिया विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और फिर हमने क्या देख लिया, यहाँ पर ये एग्जांपल्स भी देख लिए। सो ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद में ये जो नीचे आपने पेज नंबर 6 पर ही नीचे ये जो स्पेशल ये कंप्लीट हो गए हैं सारी चीज़ें। उसके बाद में केस ऑफ अमीबा, अमीबा में एक केस प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल बात होती है, वो बात मुझे आपको इस सेक्शन में और बतानी है। तो चलिए बताता हूँ मैं। अमीबा में क्या होता है कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अमीबा में जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग, या फिर जिसको सिस्ट बोल सकते हैं, थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग या सिस्ट अपने अराउंड डेवलप कर लेती है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन जब भी आती है तो अमीबा क्या करता है, अमीबा अपने अराउंड एक थ्री लेयर्ड कवरिंग, जिसको लोग सिस्ट भी बोलते हैं, सिस्ट डेवलप कर लेती है। और ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है एनसिस्टेशन, इसको बोला जाता है एनसिस्टेशन। क्या बोला जाता है, बोलो, इसको बोला जाता है एनसिस्टेशन। और एनसिस्टेशन होने के बाद में पता है क्या होता है, एनसिस्टेशन होने के बाद में ये जो अंदर अमीबा प्रेजेंट है, अंदर जो अमीबा प्रेजेंट है, ये अमीबा डिवाइड करता है। इसके बाद में ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 बताऊं, इसके बाद में ये जो अमीबा है ये क्या करता है, ये मल्टीपल फ्यूजन करता है, ये मल्टीपल फ्यूजन करता है। अंदर पड़ा क्या करता है, ये मल्टीपल फ्यूजन करता है। यानी मल्टीपल फ्यूजन ऐसा बहुत सारे सेल्स में ये टूट जाता है। ठीक है, बहुत सारी डॉटर सेल्स बनाता है, दिस नोन एज मल्टीपल फ्यूजन। तो ये अमीबा क्या कर रहा है, मल्टीपल फ्यूजन कर रहा है। और मल्टीपल फ्यूजन करने के बाद में जब भी फेवरेबल कंडीशन अराइव होती है, जैसे मान लो अब आ गई फेवरेबल कंडीशन, बाहरों फूल बरसाओ मेरे साजन आए हैं, फेवरेबल कंडीशन आ गई। अब ये फेवरेबल कंडीशन जो है यहाँ पर क्या करेगा, ये स्पोरुलेशन नाम की प्रोसेस करेगा। स्पोरुलेशन में क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में अब जब इनकी ज़रूरत ही नहीं है इन लेयर्स की, तो ये क्या करेंगी, फट जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी। ये सिस्ट वॉल बर्स्ट होती हैं। फेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होता है, सिस्ट वॉल बर्स्ट हो जाती हैं। और बर्स्ट होने के बाद में ये जो स्पोर्स है ना, ये जो स्पोर्स बने थे यहाँ पर, ये जो अमीबा ने क्या किया था, मल्टीपल फ्यूजन किया था, इसको जो रिजल्टेंट छोटी छोटी स्ट्रक्चरें बनी थी, ये क्या होती हैं, ये एनवायरनमेंट में लिबरेट हो जाती हैं, इधर उधर एनवायरनमेंट में लिबरेट हो जाती हैं, और मतलब निकल जाती हैं बाहर। और फिर उसके बाद में क्या होता है, वो एक वहाँ पर बाहर जा करके नई डॉटर अमीबी फॉर्म कर लेती हैं। इस प्रोसेस को, जो रिलीज की प्रोसेस, इसको बोला जाता है स्पोरुलेशन। तो आप ये अमीबा का स्पेशल केस जो है वो याद करेंगे। ये एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 6 पर नीचे की ओर, यहाँ पर पेज नंबर 6 पर नीचे की ओर यहाँ दिया हुआ है एनसिस्टेशन, स्पोरुलेशन, ये सारी प्रोसेसेस वगैरह। ओके, समझ में आया। तो ये हम पढ़ चुके हैं एक हिस्सा। अब जो इसका अगला वीडियो होगा उसके अंदर प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है, हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस नोट्स तो इसके क्या बनाएंगे, वैसे आप एनसीईआरटी से अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं, और नोट्स भी शॉर्ट नोट्स मैं बनवा रहा हूँ तो वो आप बना सकते हैं। तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए नीट प्रिपाई, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।